हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीप प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी के प्रजापति। तो आज मैं आपके लेकर शानदार क्लास लेकर आया हूं मोशन एंड न्यूटन्स लॉ। आज हम इस क्लास पे बात करने वाले हैं कि मोशन के बारे में और न्यूटन्स लॉ के बारे में। आपने जान रखा होगा कि न्यूटन्स लॉ किसे कहते हैं, फिर भी आपको मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा और इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे लेकर के। देखो, जो बात एक होती है गति। गति क्या होता है? पहली बात तो आप गति के बारे में समझ लीजिए, गति क्या होता है। अगर हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलते हैं, अगर हम ए बिंदु मानते हैं, ठीक है, अगर हमें बी बिंदु तक पहुंचना है, ठीक है, और हमें बी बिंदु तक पहुंचना है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, हमें ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचना है, तो हमें एक्चुअली में हमें किस प्रकार से चलना पड़ेगा। हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में टाइम लगा होगा, पहली बार टाइम लगा होगा, और दूसरा जो चीज़ होगी वो चेंज होगा, समय के साथ चेंज होगा। क्या होता है? समय के साथ चेंज भी होगा, टाइम ऑफ चेंज। क्या होगा? टाइम ऑफ चेंज होगा। भाई साधारण सी भाषा है, अगर हम एक बिंदु पर है, अगर हमें कोई भी बिंदु पर जाने के लिए कहे, फोर्स करे, तो हम ऐसे ना थोड़ी उठ करके चला जाएंगे। जाने में कुछ टाइम लगेगा, टाइम के साथ चेंज भी होना पड़ेगा, और आप कुछ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपने एक बिंदु को छोड़कर दूसरे बिंदु में चले जाओगे। तो ये जो बिंदु है आपका, जो फिक्स पॉइंट होता है, उसके सापेक्ष आप कोई दूरी तय करेंगे। और किसके सापेक्ष में दूरी तय करेंगे? टाइम के सापेक्ष। टाइम के सापेक्ष में आप दूरी तय करेंगे। तो इससे ये निकल गया था गति क्या होता है। गति होती है जब किसी वस्तु की स्थिति, मतलब जब ये आपकी वस्तु, कोई मान लीजिए आप हो, ये आप एक वस्तु, आप बिंदु ए पर हो, आपको बिंदु बी पर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? बिंदु ए से एक दूरी तय करोगे, और किसके सापेक्ष में दूरी तय करोगे? टाइम के सापेक्ष में। हर एक सेकेंड में आपका टाइम चेंज होगा, हाँ कि ना? यस ना? यस। आपका हर एक दूरी पे आपका जो टाइम होगा वो चेंज होगा। रियली? ठीक है। तो इसलिए एक आपका मैं आप एक मोटी भाषा में बताना चाहता हूँ कि गति क्या है। गति है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के एक फिक्स पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ, एक फिक्स पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ एक वस्तु की फिक्स पॉइंट के समय के साथ लगातार चेंज होता रहता है, उसकी लगातार टाइम के साथ चेंज होती है, उसी को हम गति कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट लाइन बात करते हैं गति। आज हम इस पर बात करेंगे गति मोशन। तो बता चुका हूँ आपके बारे में मोशन क्या होती है। ये एक बिंदु ए है, अगर आप बी बिंदु पर जाएंगे तो एक आप दूरी तय करेंगे, ठीक है, चलिए दूरी तय करेंगे। जो आप ए से बिंदु बी पर गए, तो उसके बीच जाने में आप जो टाइम है उस पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ, जो हर सी बात चेंज होगा। तो ये जो चेंज है ना, उसी को कहते हैं दूरी कहते हैं। किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष टाइम में जितना चेंज होता है, उसी को हम गति कहते हैं, ठीक है, उसी को हम गति कहते हैं दोस्तों, उसी को हम गति कहते हैं। अब हम इसमें आपको हम डिफाइन करेंगे मोशन के बारे में, ठीक है। मोशन पर डिफाइन करेंगे कि मोशन है क्या। देखो, मोशन इज ए चेंज। क्या? मोशन इज ए चेंज इन पॉजिटिव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समझिए क्या है? मोशन इज ए चेंज इन पॉजिटिव ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मोशन एक चेंज है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, मोशन एक चेंज है। किस पर चेंज है वो आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव ओवर एंड पीरियड ऑफ टाइम के पीरियड, समय के साथ जो पॉजिटिव चेंज है, उसी को मोशन कहते हैं। समय के साथ जो चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, उसी को हम मोशन कहते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम। तो अगर हम बात करते हैं कि मोशन के प्रकार, अगर हम मोशन के प्रकार बोलते हैं, टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो पहला आपका आता है रेक्टिलिनियर, दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, तीसरा होता है रोटेशनल, पीरियड मोशन, चौथा आपका हो जाता है पीरियड मोशन। देखो, रेक्टिलिनियर मतलब होता है जो एक समय, मतलब एक सीधी लीनियर, एक सरल रेखा में करता है, ठीक है। सर्कुलर मतलब होता है वो एक सर्कल के अंदर अपनी एक फिक्स पॉइंट, केंद्र, आप केंद्र जानते हो ना, हाँ, एक बिंदु को केंद्र मानकर वो उसी में चक्कर लगाता रहता है, वो तो सर्कुलर मोशन होता है। और रोटेशनल मोशन होता है, वो रोटेट करता है,
जैसे एक बॉल होगी, वो रोटेट करता रहता है, उसे रोटेट मोशन। पीरियड मोशन होता है कि वो ए बिंदु है, बी बिंदु एक समय खड़ा होता है, वो अपने इसी आवर्त में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, अपने ही पाथ में वो चक्कर लगाता है, उसे पीरियड मोशन कहते हैं। तो फिलहाल अपने जानने की है, जान चुके होंगे क्या कहा, फिर से आपको मैं बता देता हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन, और चौथा जो होता है पीरियड मोशन, पीरियडिक मोशन, ठीक, पीरियडिक मोशन होता है, ठीक है। तो अब अगले स्लाइड में लेकर चलते हैं आपको, जब क्या आता है। हाँ, ये बहुत शानदार टॉपिक है, ये बहुत शानदार स्लाइड लेके आया हूँ मैं आपके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्लाइड कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन साहब को पता है कि जो हमारे जो गुरुत्वाकर्षण का जो खोज की थी वो हमारे न्यूटन साहब ने की थी, न्यूटन्स लॉ। तो ठीक है, तो इसने 3 नियम दिए, 3 फॉर्मूले इन्होंने दिए कि जब हम किसी, मान लेते हैं जब कोई भी वस्तु आपके सामने रखी, मान लो ये आपके पास वस्तु है, ठीक है, ये आपके पास कोई वस्तु है, अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं, इसमें हम एफ फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ से यहाँ चलता रहता है। ये जब तक चलता रहेगा जब तक इसमें कोई हम बाह्य बल लगा करके इसको रोक ना दें, ठीक है। वैसे भी और एक बात कर लेते हैं, वैसे हम बात करते हैं, तो अगर हम वैसे बात करेंगे तो कोई ये आपका, जैसे कोई गाड़ी है मान लेते हैं, अगर आप किसी बॉल को एक जो रोनी लोड होता है और उसको आप ढंगा देते हैं ऐसे ही करने में, ये जब तक ढंगेगा जब तक कि आप इसमें कोई बाह्य बल लगाकर इसे रोक नहीं देते, ठीक है, इसमें कोई आप बाह्य बल लगाकर रोक नहीं देते, ठीक है। तो ऐसे भी अब ये पहला हो गया था। और दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा जो होता है F बराबर m ए होता है, दूसरा ये होता है, ये कंजर्वेशन होता है, ये एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है। ये यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, ये मास होता है, इनके जो गुणनफल होता है ना, ये F बराबर होता है। इसकी जो F की जो परिभाषा आई ना, तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आई है। जो इसका जो थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ ये होता है कि अगर आप बचपन में एक खेल खेलते होंगे कि आप गांव में एक कुआं होता ही होगा, तो आप जब छोटे होंगे तो आप उस कुआं में एक आवाज़ लगाते होंगे, राइट। आप उस कुआं में आवाज़ लगाते होंगे तो आपको एक क्षण के लिए ऐसा लगता होगा, जब आप उस कुआं में आवाज़ लगाते हो तो उस कुआं से आपको अपनी ही वॉइस वापस सुनने को मिलती है, क्योंकि ऐसा आप फिर ये सोचते होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैंने पहले आवाज़ डाली कुआं की, फिर वो कुछ सेकंड बाद वही आवाज़, वही धुनी, वही स्वर के साथ में आपको अपनी ही वॉइस सुनने को मिलती है। ये कैसा होता है? ये होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार, होता है। आपको ऐसा होने को मिलता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार आपको ऐसा करने को मिलता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार आपको ऐसा होने को मिलता है। तो आप अगले में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको, ठीक है, ये थर्ड लॉ होता है आपका, बात करते हैं अगले में। देखो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला मोशन क्या होता है? जैसे ये देखो एक सर्कुलर मोशन जा रहा है, एक ये मोशन, ए बॉडी इन ए मोशन रिमेन इन मोशन और ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। मीन्स ए बॉडी मोशन, कोई बॉडी मोशन कर रही है, अपनी गति अवस्था में है और ए बॉडी रेस्ट। यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो अब मोशन करेगी, और यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, रिमेन ए रेस्ट अनलेस, जब तक कि एक्ट अपॉन ए बाय फोर्स, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल लगा ना दिया जाए, ठीक है। सेकंड लॉ जाने से पहले आपको मैं फर्स्ट लॉ अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पिंड है वो गतिशील है, तो वो गतिशील रहेगा। यदि कोई पिंड रेस्ट अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक कि उसमें बाहरी से कोई फोर्स लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन में चेंज ना कर दिया जाए। ये फर्स्ट लॉ हो जाता है।
सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होता है इसमें कोई आपको इसमें जो आपका जो ऊर्जा संरक्षण होता है वो कंजर्व होता है। कैसे? फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स हमेशा बॉडी के मास और उसका जो एक्सेलरेशन होता है, जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बराबर होता है। ठीक है। जो थर्ड लॉ होता है आपका, थर्ड लॉ ये होता है आपका, ये जो मैं एग्जांपल दिया था आपका कुआं वाला, ये होता है आपके क्रिया की प्रतिक्रिया ये कार्य करता है। जैसे आपका क्रिया की प्रतिक्रिया कार्य करता है, जैसे रॉकेट का चलना, ठीक है, बंदूक का चलना, ठीक है। ऐसे कोई एग्जांपल है, वो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। चलो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है। पहले बात फर्स्ट लॉ क्या होता है। देखो फर्स्ट लॉ लिखा है कि ए बॉडी इन ए मोशन रिमेन इन मोशन और ए बॉडी इन द रेस्ट रिमेन इन द रेस्ट। मीन्स यदि कोई बॉडी गतिशील अवस्था में है तो वो अपनी गतिशील अवस्था में रहेगी, और अथवा यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन में चेंज न कर दिया जाए। सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स सिंपल मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी के मास और बॉडी के एक्सेलरेशन की जो मल्टीप्लिकल होता है वो फोर्स के बराबर होता है। थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ में ये होता है कि आप यदि कोई वस्तु कार्य करता है, क्रिया करता है, तो उसका जो प्रतिक्रिया होता है वो प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि आप बंदूक से कोई गोली फायर कर रहे हैं, तो बंदूक से यदि कोई बुलेट गोली निकलती है तो उसका जो झटका होता है वो बाहर को होता है, वो होता है प्रतिक्रिया कर देता है। अगर आप एक कुआं में आवाज़ लगाते हो तो वही आवाज़ आपको चंद सेकंड बाद आपको खुद सुनने को मिलेगी। ठीक है। जैसे रॉकेट का चलना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं। अब इसमें आपको फर्स्ट लॉ के बारे में आपको डिटेल से मैं बात करूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर बाद में अंत में आप बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगा है, और इसमें आप अपनी राय देना और शेयर करना अपने दोस्तों को टेलीग्राम में। तो देखो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है इसे इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे इनर्शिया का भी लगा है। इसे इनर्शिया माने जड़त्व होता है। क्या होता है? इनर्शिया माने होता है, सॉरी, इनर्शिया माने होता है जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व होता है। जड़त्व माने होता है स्थायी, पकड़ के रखना, जड़त्व। ठीक है। इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। ठीक है। चेंज इन मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नॉट मूविंग remain at the rest unless acted on by a force push and pull. An object in motion remain in motion unless act on by a force push on pull. Example friction, air, distance, gravity. देखो समझाता हूँ आपको मैं इसके बारे में और डिटेल से। देखो ये एक पिंड है, आपका पिंड है, तो ये एक रखते जैसे में ये सदा है, ये देखो गर्ल है, ये आर रखकर इसने एक फोर्स लगाया, जब ये रुका जब ये अपने गतिशील परिवर्तन में परिवर्तन किया, तो इसका ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि जो पिंड था वो मोशन में था। तो ये जो गर्ल है, ये जो छोटी सी लड़की है, इसकी गति में इसने बाह्य बल लगा करके इसकी जो पोजीशन है, इस जो मोशन पोजीशन थी उसको रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसकी रेस्ट में बदल दिया। तो ये जो लड़की है इसने बाह्य बल लगा करके इसको रेस्ट में किया जो इमोशन में था। तो यही मेरा कहने का मतलब है। अब ये जो रेस्ट हो गया, जो रेस्ट है इसको कहते हैं इनर्शिया, रेस्ट की पोजीशन को कहते हैं इनर्शिया। तो बात कर लेते हैं आपको इसी बारे में कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यदि कोई वस्तु, यदि कोई पिंड अपने रेस्ट अवस्था में है तो वो रेस्ट अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर उसके मोशन का तीन ना कर दिया जाए। सेकंड क्वेश्चन होता है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स in motion unless act on by a force push and pull. Example friction, air, resistance, gravity. यदि कोई वस्तु अपनी मोशन अवस्था में है तो वो मोशन अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोक ना दिया जाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आप नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ इसको कहते हैं बल का नियम भी कहते हैं। बल का जैसे बल का जो परिभाषा होती है ना, बल की जो परिभाषा निकल के आती है ए बराबर में वाली, क्या होती है? ए बराबर एम ए वाले जो बल की परिभाषा निकल के आती है वो इसी लॉ से निकल के आती है, और इस लॉ को एक कहा गया है कंजर्वेटिव। ठीक, एक्सेलरेशन एज मास डेफिनेशन, इससे आपको मास डेफिनेशन वो निकल के आएगी और जो एक्सेलरेशन वो निकल के आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? यह चेंज वेलोसिटी स्पीड ऑन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या होती है? ये बराबर v/t। एक्सेलरेशन है आपका क्या? वेग, ठीक है सर, वेग
सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष जो वी क्या होगा, वेग। चेंज में जो वेग होता है किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, वही तो होता है एक्सेलरेशन। हाँ, मगर पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में होगा। कैसा होगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में होगा चेंज इसका, ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में होगा। मास का होता है एम, पिंड का है मास, ठीक है। इज अमाउंट ऑफ मैटर इन एब्जेक्ट, मतलब मास किसे कहते हैं यार, मास वही होता है जो आपका मैटर होता है, मैटर मतलब कि द्रव, अमाउंट पूरा, अमाउंट माने मात्रा होता है, इसे मात्रा कहता है, अमाउंट माने मात्रा होते हैं, जो मैटर जो मात्रा उससे मास कहते हैं। सिंपल से यार लॉजिक है। तो अपना सेकंड लॉ से जो परिभाषा निकल के आती है, क्या निकल के आती है, सेकंड लॉ से जो आपकी परिभाषा निकल के आती है, वो परिभाषा ये निकल के आती है मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड, मेरे लाला, मेरे पापा, कि सेकंड लॉ से ये परिभाषा निकल के आती है कि मास, क्या निकल आती है, मास और जो एक्सेलरेशन होता है इनके मल्टीपल के बराबर होता है फोर्स। यही आपका सेकेंड लॉ होता है मेरे दोस्तों, समझ गए हम। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये एक्शन एंड रिएक्शन से भी विख्यात है, प्रचलित है, फेमस है। जो ये समीकरण होते हैं ये उससे भी संबंधित हैं, एक्शन एंड रिएक्शन से। क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन से भी फेमस होते हैं। तो इसे रॉकेट्स इंजीनियर थर्ड्स मार्क लाया है। इसमें क्या होता है, इसमें आप यदि कोई कार्य करते हैं, अगर आप इसमें कोई रिएक्शन करते हैं, सॉरी, अगर आप इसमें कोई एक्शन करते हैं तो उसका फल आपको रिएक्शन करके मिलता है। जैसे मान लेते हैं आपने एक बुलेट ली, उसमें उससे आपने एक गोली फायर की। जब ये गोली निकलती है तो इसका जो झटका होता है ना, ये पीछे झटका मारता है, यही होता है। ये आगे गई, वो पीछे का मारा, ये होता है आपका। जैसे आपका रैकेट है, रॉकेट आपने डाली, आगे गई, वो फ्यूल पे चकाता है, वो आपका हो गया क्या, रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखो आपको लिखा भी है क्या, फॉर एवरी एक्शन, फॉर प्रत्येक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब प्रत्येक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल, ये समान होता है, एंड अपोजिट रिएक्शन, ये एक्शन और रिएक्शन के बराबर होता है। जितना आप एक्शन करोगे उसके इक्वल, उसके बराबर ही आपको रिएक्शन मिलेगा। जितना आप एक्शन करोगे उतना आपको रिएक्शन भी मिलेगा। ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो कोई स्लाइड नहीं है तो आप इतने स्लाइड मैं लेके आया था आपके मेरा, मैं आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरा इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि मोशन क्या है और न्यूटन्स लॉ के बारे में समझ गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो को अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अंत में लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि और भी स्टूडेंट का भला हो सके। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।